तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कप्पे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कप्पे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कप्पे को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कप्पे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कप्पे की माँ है, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कप्पे अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं, तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे, क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली कप्पे अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कप्पे की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कप्पे नदी पर पानी पीने आई हुई थी। तभी उसकी सहेली बबरी कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है, तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कप्पे खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कप्पे की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ है, मेरी माँ जैसी। भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कप्पे सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती।
ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली का भी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है, आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा चलो। फिर बिजली कपी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा कहाँ है तेरा बॉल? दादो इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है, जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यही छुपाया होगा। अच्छा बेटा रुको देखती हूँ। फिर बिजली कपी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे जुगनू, ये देखो हमें तो ढेर सारा सोना मिल गया। चल जुगनू बेटा हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं, अब तो हम अमीर हो गए हैं। इधर बिजली कपी अपनी सास के बैग को खोल कर देखती है, परंतु उसमें तो कोई भी सोना चांदी नहीं था। उस बैग में तो उसकी सासू माँ के फटे हुए कपड़े थे। अरे सारी मेहनत बेकार हो गई। इस बुढ़िया के पास सोना तो क्या एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी बिजली कपी की सास वो खजाने से भरी हुई पोटली लेकर आ जाती है। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू तू ये क्या कह रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? आज तक तेरा हमें कोई फायदा हुआ है? हर समय बस खाती ही रहती हो। बहू अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, तो मेरी बात तो सुन। किस्मत तो मेरी खराब हो गई है जो मैंने तेरे बेटे से शादी की। मम्मा पहले दादू की बात तो सुन लो। तू तो चुप कर जुगनू, अगर कुछ बोला तो एक पंख लगाऊंगी। बेटी मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं। फिर बिजली कपी की सास वहाँ से चली जाती है और वो अपनी खजाने से भरी हुई पोटली लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात होते ही जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। वो खिड़की से बिजली की सास को देख लेती है। अरे ये तो बिजली की सासू माँ है, लेकिन ऐसी बारिश में ये बाहर क्यों बैठी है? फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास के पास जाती है। माँ जी ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजली के पास क्यों नहीं जाती? बेटी कैसे जाऊं अपनी बहू के घर, उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? चलिए आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास को लेकर घर आ जाती है और वो खाना बनाकर बादल कपी की माँ को खिलाती है। वो बूढ़ी कपी पेट भरकर खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया, तुमने तो मेरा एक बेटी की तरह ध्यान रखा। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। आज से आप भी मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे मैं भी अकेली ही रहती हूँ। बेटी मुझे कुछ देना है तुम्हें। ऐसा कहते हुए बिजली की सास वो सोने से भरी हुई पोटली मानो चिड़िया को दे देती है। अरे माँ जी इस पोटली में तो ढेर सारा सोना है। नहीं नहीं मैं ये नहीं रख सकती। बेटी ये मेरा आशीर्वाद समझ कर ले लो, वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी? मुझे तो 2 वक्त का भोजन चाहिए, ये तेरे काम आएंगे। इधर बिजली कपी को भी मालूम हो जाता है कि उसकी सास के पास ढेर सारा सोना था जो उसने मानो चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत। जंगल में भयानक बारिश हो रही थी। मानो चिड़िया अपनी माँ के घर से वापस अपने जंगल में लौट रही थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मुझे तो मीना और मुन्ना की बहुत याद आ रही है।
न जाने ऐसी भयानक बारिश में वो कैसे होंगे। इधर मीना और मुन्ना घर की खिड़की से अपनी माँ के इंतजार में बैठे हुए थे। भैया, माँ अभी तक नहीं आई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? हाँ मीना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं इतनी तेज आंधी है, कहीं माँ को कुछ हो ना क्या हो। भैया, हमें चलकर माँ को देखना चाहिए। हाँ मीना, लेकिन इतनी तेज आंधी में हम लोग उड़ नहीं सकते। उधर मानो चिड़िया एक पेड़ की ऊंची डाली पर आंधी के रुकने का इंतजार कर रही थी। ये इतनी तेज आंधी में कहीं घर न गिर जाए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दोनों बच्चे डर रहे होंगे। इतनी तेज आंधी से अगर घर गिर गया और बच्चों को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। हाँ, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ। मानो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कुछ दूर तक जाती है, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। मानो चिड़िया आंधी के झोंके में आकर एक कांटेदार पेड़ में फंस जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मीना, आंधी थोड़ी कम हो गई है, मैं जाकर माँ को देखता हूँ। तुम यहीं रहना, मैं जंगल के रास्ते में एक बार देखकर आता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आप अकेले मत जाइए, जंगल में खतरा भी हो सकता है। माँ कहती है कि बारिश में शिकारी पक्षी घूमते हैं और वो छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। नहीं मीना, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देख कर आता हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। इतना कहकर मीना का भाई वहाँ से अपनी माँ को ढूंढने चला जाता है। वो कई जगह ढूंढता है पर उसको उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो थक हार कर एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाता है। मैं माँ को काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, माँ तो अभी तक कहीं नहीं मिली। घर पर मीना भी परेशान होगी। मुझे जल्दी माँ को ढूंढना होगा, नहीं तो मीना भी घर से कहीं बाहर न चली जाए। इस समय तो जंगल में काफी खतरा है, अगर मीना बाहर गई तो उसे कुछ हो ना जाए। अगर माँ घर लौट आई तो मुझे बहुत डांटेंगी। मुझे उसके पास जाना होगा। ये भैया भी कहाँ रह गया है? काफी देर हो गई है, आखिर इतनी देर क्यों लगा रहा है? कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। एक बार मैं बिजली आंटी के पास जाकर पूछती हूँ, उनका घोंसला तो मेरे घर के पास ही है। फिर मीना चिड़िया अपने घर से निकलती है और वो बिजली कपी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल जी उठो, देखो ये इतनी बारिश में घर का दरवाजा कौन बजा रहा है? अरे पत्नी जी, आप तो मुझे सही से सोने भी नहीं देती। इतनी बारिश में कौन आ सकता है? तुम ही देखो जाकर, मुझे सोने दो। आलसी कहीं का, अब मुझे ही जाना होगा। फिर बिजली कपी दरवाजा खोलती है। बिजली आंटी, मामा नानी के जंगल गई थी और वो अभी तक घर नहीं लौटी। क्या वो आपके पास आई थी? अरे नाना मीना, वो यहाँ नहीं आई। तुझे मेरा घर ही मिला था। मैंने क्या तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी ले रखी है जो इतनी बारिश में मुझे परेशान करने आ गई? मुझे माफ कर दीजिए बिजली आंटी, भैया भी माँ को ढूंढने निकला है। घर में अकेली थी और मुझे डर लग रहा था, इसलिए आपके पास चली आई। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से और सोने दो हमें। फिर मीना चिड़िया वहाँ से अपने घर में चली जाती है। उधर मुन्ना घर की तरफ लौट ही रहा था कि उसकी नजर कुछ झाड़ियों पर जाती है। उसे झाड़ियों में कुछ पीले रंग के पंख नजर आते हैं। जब मुन्ना उस कांटेदार झाड़ियों के पास जाता है तो वो अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे और मीना को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? मैं अब अकेला कैसे मीना बहना का ध्यान रखूंगा? माँ, आप हमारे पास वापिस आ जाओ। मुन्ना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बहुत मुश्किल से अपनी माँ को उन झाड़ियों से बाहर निकालता है। माँ, अब मैं बहना को घर जाकर क्या बताऊंगा? वो तो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर मुन्ना अपनी माँ को लेकर नदी में बहा देता है और वापस घर लौट जाता है। क्या हुआ भैया,
आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और माँ किधर है? आपको मिली क्या माँ? अब क्या बताऊं मीना, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ भैया, बताओ ना, क्या हुआ माँ को? फिर मुन्ना अपनी बहन को सारी बात बताता है और वो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। तभी वहाँ कबूतर और कबूतरी आ जाते हैं। मीना का बड़ा भाई सारी बात उन्हें बताता है। चुप कर जाओ बेटे, अब होने को कौन टाल सकता है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। माँ ने और मैंने मिलकर कितने सपने सजाए थे कि हम मीना की शादी धूमधाम से करेंगे। अब मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे तो दाना ढूंढना भी नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जंगल में दाना फल कहाँ से मिलते हैं। बेटा तुम चिंता नहीं करो, हमें सब पता है। हम दोनों ही साथ चलेंगे तुम्हारे। देखना धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मुन्ना कबूतर के साथ जंगल में दाना लेने चला जाता है और मीना बारिश में उनके लिए पकोड़े बनाती है। शाम को जब मुन्ना और कबूतर दाना लेकर घर लौटते हैं तो मीना उन्हें पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। ऐसी बारिश में मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मीना बेटी, तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, तुम्हारे पंखों में स्वाद है। हाँ कबूतर अंकल, मुझे ये पकोड़े मेरी माँ ने बनाने सिखाए थे। कबूतर अंकल, आपकी बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम जंगल में पकोड़े बेचें और जंगल के पक्षियों को ये स्वादिष्ट पकोड़े खिलाएं। देखना उन्हें ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये पकोड़े तो पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। फिर मीना और बबली कबूतरी दोनों मिलकर पकोड़े बनाती है। कबूतर और मुन्ना उन्हें बेचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही उनके पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। ऐसे मुन्ना काफी पैसे जमा कर लेता है और वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानो बहन, तुम्हें तो पता है कि मेरा पति कितना झगड़ालू है। वो तो हर समय लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। चिंकी बहन, क्या वो आपके लिए दाना लाता है? हाँ, वो तो लाता है। अच्छा, जब वो घर आता है तो आप क्या करती हैं? मैं अपनी सहेलियों से मिलने गई होती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ तो वो लड़ना शुरू कर देता है। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? चिंकी बहन, तुम गलत कह रही हो। यही तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारा पति सारा दिन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए दाना लाता है और जब वो थका हारा घर लौटता है तुम घर पर ना हो तो लड़ना ही है उसने। जब वो आए तो कम से कम 2-3 बातें ही कर लिया करो। हाँ मानो बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिंकी तोती चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है। बिजली कभी जो पास में बैठी ये सब सुन रही थी, वो बहुत गुस्से में आ जाती है। बिजली कभी चाहती थी कि जंगल के सभी पक्षी अपने मसले लेकर उसके पास आएं और वो उनके हल बताए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इन सब के लिए अकल की जरूरत है जो उसके पास नहीं थी। तभी बिजली कभी अपनी सहेली उल्लू की पत्नी के पास जाती है। भौरी, तुम तो जानती हो कि वो चिड़िया कितनी चालाक है। हर समय कोई ना कोई चालाकी ही करती रहती है। जंगल के सभी पक्षियों को अपने पीछे लगा रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जंगल पर कब्जा कर लेगी। हमें कुछ करना होगा। हाँ बिजली, बुरी तो वो मुझे भी बहुत लगती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भूरी सहेली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत आसान है बिजली। हम मानो चिड़िया को सभी पक्षियों के सामने इतना बुरा बनाते हैं कि सभी पक्षी चिड़िया को जंगल से निकाल दें।
अरे वाह भूरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन करना क्या होगा? बिजली, हमें मानो चिड़िया को सबके सामने चोर बनाना है। लेकिन कैसे? तुम ऐसा करो कि सभी पक्षियों के घर से 2-3 दिन दाना चुराओ। जब सभी पक्षी दाने चोरी की बात करेंगे तो हम चिड़िया को चोर बना देंगे। लेकिन कैसे भूरी? बिजली, तुम पहले ये काम करो, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। वो जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चुराती है, सिवाय मानो चिड़िया के। पक्षियों, आज फिर कोई मेरे घोंसले से दाना चुरा कर ले गया है। अरे क्या कह रही हो तुम बिजली? हमारे घर से भी 2-3 दिन से दाना चोरी हो रहा है। हाँ हाँ पक्षियों, मेरे घोंसले से भी। ऐसे वो सभी पक्षी बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उनके घरों से कौन दाना चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काम चिड़िया कर रही है। ये तुम क्या कह रही हो बिजली? चिड़िया ऐसा काम नहीं कर सकती, वो भूखी तो मर सकती है, लेकिन किसी का दाना नहीं चोरी कर सकती। अच्छा तोती, ये बताओ कि जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चोरी हो रहा है, तो फिर चिड़िया के घर से दाना क्यों नहीं चोरी हुआ? अगर हुआ होता तो बताती ना वो। बिजली बस करो, चिड़िया ऐसी नहीं है। फिर बिजली कभी वहाँ से अपनी सहेली भूरी के पास जाती है। भूरी, अब क्या करना है? बिजली, अब मैं ऐसा करती हूँ कि चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे बुलबुल के घोंसले में भेजती हूँ और उसे कहूँगी कि बुलबुल कह रही थी कि मेरे घोंसले से दाना लाकर मुझे पहाड़ों पर दे जाए। मैं भूखी हूँ और मेरा काम अभी बहुत ज्यादा रहता है। बिजली, तुम्हें पता ही है ना कि बुलबुल इस समय पहाड़ों पर जड़ी बूटियों की खोज में जाती है। जैसे ही चिड़िया बुलबुल के घोंसले में जाएगी तो तुम सभी पक्षियों को लेकर वहां आ जाना। ऐसे वो मानो चिड़िया सबके सामने चोर बन जाएगी। ऐसा सोचकर भूरी वहाँ से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों पर गई थी, वहाँ बुलबुल जड़ी बूटियाँ ढूंढ रही थी। तुम्हें तो पता है कि मौसम के बदलने से जंगल के सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं। बुलबुल बता रही थी कि वो आज शाम तक वहीं काम करेगी। और हाँ, कह रही थी कि चिड़िया से कहना मेरे घोंसले में दाना पड़ा है, वो लेकर मेरे पास आ जाए, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जी जी भूरी बहन, मैं अभी जाती हूँ। बुलबुल भी तो हम सब के लिए ही काम करती है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से बुलबुल के घर भी चली जाती है। जैसे ही चिड़िया वहाँ जाती है तो बिजली का भी सभी पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? तोते भैया, मैं बुलबुल के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। बुलबुल बहन, क्या तुमने चिड़िया को दाना लाने के लिए कहा था? नहीं, भला मैं चिड़िया से क्यों कहूँगी? इसका मतलब है जंगल में सारी चोरियां चिड़िया तुम ही कर रही थी। नहीं तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ। बस करो चिड़िया, अगर आज हम अपनी आँखों से ना देखते तो शायद कभी विश्वास ना करते। हाँ चिड़िया, हमारे जंगल में किसी चोर के रहने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। अब तुम यहाँ से जाती हो कि तुम्हें धक्के देकर निकाले। मानो चिड़िया बिजली और भूरी की सारी साजिश समझ जाती है, लेकिन वो किसी भी पक्षी को सफाई नहीं देना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है। देखा पक्षियों, पक्की चोरनी है, अगर ना होती तो कोई ना कोई बात तो जरूर करती ना। मम्मा, हम कहाँ जा रही हैं? चलो मीना बेटी, अब हम इस जंगल में और नहीं रह सकती, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। फिर उस काली रात में मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर वो जंगल छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह तक वो दूसरे जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसे एक कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या हम इस जंगल में रह सकते हैं? नहीं चिड़िया बहन, तुम इस जंगल में नहीं रह सकती। इस जंगल में चीलें रहती हैं जो किसी दूसरे पक्षियों को अपने जंगल में नहीं रहने देती। तुम ऐसा करो कि आगे एक छोटा सा जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ। उस जंगल में तुम आराम से रह सकती हो। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ती है। जल्द ही वो उस छोटे जंगल में पहुँच जाती है। मम्मा, इस जंगल में तो बहुत सूखा है, हम यहाँ कैसे रहेंगी? मीना बेटी, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, हम यहाँ मेहनत करेंगे।
और यहाँ हम अपने लिए खुद दाना उगाएंगे। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। मानो चिड़िया बहुत मेहनत करती है और उस छोटे से जंगल को हरा भरा बना देती है। दूसरी तरफ उसके पहले जंगल में सूखा शुरू हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। अब तो वो साथ वाले जंगल में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ तो खतरनाक चीलें रहती थी। पहले तो वो मानो चिड़िया से मशवरा करके किसी न किसी और जंगल में चले जाते थे, लेकिन अब उन पक्षियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कहाँ जाएं। पक्षियों, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। हमें दूसरे जंगल में जाना होगा। हम सब मिलकर उन चीलों का मुकाबला करेंगे। ऐसे वो सब पक्षी दूसरे जंगल की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें वही कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमें ज्यादा दाना कहाँ से मिलेगा? हमारे जंगल में सूखा चल रहा है। हम सब पक्षी बहुत भूखे हैं। ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर चीलों का बसेरा है। वो यहाँ किसी को रहने नहीं देती। हाँ, इससे आगे एक छोटा सा जंगल है। वो था तो पहले वीरान, लेकिन एक चिड़िया ने उस जंगल का नक्शा ही बदल दिया है। अब वो सूखा जंगल एक सुंदर जंगल में बदल चुका है। वो चिड़िया बहुत दयालु है। वो आप सबकी जरूर मदद करेगी। फिर वो सभी पक्षी आगे छोटे जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो वही मानो चिड़िया थी जिसे उन्होंने चोर कहा था। बिजली का फिश ये देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। बिजली बहन, क्या अभी भी सबको सच नहीं बताओगी? बिजली का भी बहुत शर्मिंदा होती है और वो सभी पक्षियों को बता देती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हें जंगल से निकालकर हम कभी खुश नहीं रहे। हमने तुम्हारे साथ गलत किया और हमारे साथ भी हमेशा बुरा ही हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दो। फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को माफ कर देती है और वो सभी पक्षी उस जंगल में रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में चील महारानी अपने सैनिक उल्लू के साथ दूसरे जंगल की ओर जा रही थी कि अचानक एक तीर आकर चील महारानी को लग जाता है और चील महारानी वहीं मर जाती है। चील महारानी, ये तीर आपको कहाँ से लग गया? आप तो मर गई हैं। अब हमारे जंगल का क्या होगा? उल्लू सैनिक बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर उल्लू सैनिक जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। जंगल के पक्षियों, आज मैं आप सबको एक बहुत अफसोस की बात बता रहा हूँ। हमारी चील महारानी को आज सफर में एक तीर लग गया है, जिस कारण हमारी चील महारानी मर गई है। अब हमारी जंगल की महारानी तो नहीं रही, लेकिन हमें जंगल का कोई न कोई महाराज तो ढूंढना ही होगा। चिड़िया बहन, अब क्या होगा हमारे जंगल का? चील महारानी तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारे जंगल को कितने अच्छे से संभाला हुआ था। हाँ तोते यार, अब क्या कर सकते हैं? होने को भला कौन टाल सकता है। देखो पक्षियों, आज के 2 दिन बाद हम फिर से यहीं इकट्ठे होंगे और आप सब में से किसी को हम अपना नया महाराज बनाएंगे। जो भी पक्षी इस जंगल का नया महाराज बनना चाहता है वो आगे आ जाए। महारानी चील के मरने का सुनकर बादल कव्वा तो बहुत खुश होता है, क्योंकि कव्वे का बहुत पुराना सपना था कि वो जंगल का महाराज बने। उल्लू सैनिक के कहने पर बादल कव्वा और बंटी कबूतर आगे बढ़ते हैं। तो फिर तय रहा पक्षियों, आज से 2 दिन बाद हम इस बादल कव्वे या बंटी कबूतर को अपना नया महाराज बनाएंगे। आप सब पक्षियों का जो भी फैसला होगा हम वो मानकर अपने जंगल का राजा उसे ही बनाएंगे। फिर बादल कव्वा अपने घोंसले में चला जाता है। अरे वाह वाह, कितने सालों का सपना अब मेरा पूरा होगा। वो महारानी चील तो मर गई है, अब मैं ही इस जंगल का नया महाराज बनूंगा। अगर सब पक्षियों ने उस कबूतर को महाराज बना दिया तो मेरा सपना टूट जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जंगल के सभी पक्षी मुझे ही महाराज बनाएं। बादल कव्वा थोड़ी देर सोचता है। हाँ, अगर मैं सभी पक्षियों को भोजन का लालच दूं तो वो मुझे महाराज जरूर बनाएंगे। जंगल में तो बहुत सारे पक्षी हैं, मुझे सभी को भोजन देना होगा, लेकिन इतना सारा भोजन मैं कहाँ से लाऊंगा? हाँ, मानो चिड़िया तो अपनी फसल बेचती है। उसका तो बहुत बड़ा गंदम का खेत है।
मैं जाता हूँ चिड़िया के पास और उसी से अनाज खरीदता हूँ। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया के पास जाता है। जंगल का कोई भी पक्षी अब मेरे पास आकर मेरा अनाज नहीं खरीदता। मेरे पास तो बहुत सारी फसल है। अगर कोई पक्षी भी मेरी फसल ना खरीदने आया तो मेरी फसल तो खराब हो जाएगी और मुझे बहुत नुकसान होगा। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पास अनाज तो होगा? हाँ हाँ बादल भैया, मेरे पास ढेर सारा अनाज है। आप बताइए आपको कितना चाहिए? चिड़िया, तुम्हारे खेत में जो भी अनाज है वो सारा मुझे दे दो। क्या बादल भैया, आपको सारा अनाज चाहिए? लेकिन आप इतने सारे अनाज का क्या करेंगे? अगर मैंने चिड़िया को बता दिया कि मैं ये सारा अनाज पक्षियों में बांटने वाला हूँ और उसके बदले में पक्षियों से वोट लेने वाला हूँ, तो ये मानो चिड़िया कभी भी मुझे अनाज नहीं देगी। मानो बहन, वो मेरे चाचा जी है ना, उन्हें चाहिए ये सारा अनाज, इसलिए मैं तुमसे लेने आया था। ठीक है बादल भैया, मैं आपको अपना सारा अनाज दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पेड़ पर एक बना हुआ घर देना होगा। इसी बदले में मैं तुम्हें ये सारा अनाज दे दूंगी। अब मैं चिड़िया को एक पेड़ कहाँ से ला कर दूं जिसके ऊपर बना हुआ घर हो? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपना पेड़ ही चिड़िया को दे देता हूँ। मेरे पेड़ पर तो बहुत सुंदर घर बना हुआ है। वैसे भी मैं तो अब महाराज बनने वाला हूँ, मैं थोड़ी ना इस छोटे घर में रहूँगा। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपना पेड़ दे दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरे पेड़ पर कितना सुंदर घर है। फिर मानो चिड़िया मान जाती है और अपना पूरा खेत बादल कौवे को दे देती है। फिर बादल कौवा अनाज की टोकरी भरकर पक्षियों के पास जाता है। बुलबुल बहन, ये लो अनाज, ये अनाज तुम्हारा हुआ। और हाँ, तुम इस अनाज के बदले में मुझे जंगल का नया महाराज बनाओगी। परंतु बादल, तुमने तो जंगल में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, हम तुम्हें कैसे महाराज बना दे? देखो बुलबुल, अगर तुम्हें ये अनाज चाहिए तो मुझे वोट देना ही होगा, वरना मैं अपना अनाज लेकर चला जाता हूँ। नहीं नहीं कौवे, जंगल में तो पहले ही भोजन नहीं मिल रहा, तुम मुझे ये भोजन दे दो, मैं तुम्हें ही वोट दूंगी। फिर बादल कौवा चीकू तोते के पास जाता है। चीकू तोता भी बादल कौवे की बातों में आ जाता है और उससे वो अनाज ले लेता है। शाम तक बादल कौवा पूरे जंगल में अनाज बांट देता है और वो सभी पक्षी बादल कौवे के साथ हो जाते हैं। हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब पक्षी इतने लालची निकलेंगे। ये सब पक्षी अपने लालच की वजह से मुझे इस जंगल का नया महाराज बनाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उस मानो चिड़िया को भोजन नहीं दिया। मुझे मालूम है कि वो कभी भी मेरा साथ नहीं देगी और वो बाकी पक्षियों को भी अपने साथ कर लेती और मुझे कभी महाराज न बनने देती। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पक्षियों को अपने जंगल का नया महाराज चुनना था। पक्षियों, तो तुम सब ने फैसला कर लिया होगा कि हमारे जंगल का नया महाराज कौन बनेगा। जो जो पक्षी चाहता है कि जंगल का नया महाराज बंटी कबूतर बने, वो अपने अपने पंख उठा दे। कोई भी पक्षी अपना पर नहीं उठाता, सिर्फ मानो चिड़िया ही अपना पर उठाती है। अरे ये क्या, सभी पक्षियों ने अपना पर क्यों नहीं उठाया? क्या ये सब पक्षी बादल कौवे को अपना महाराज बनाना चाहते हैं? आखिर इन सब पक्षियों को हो क्या है? ये सब तो जानते हैं कि बादल कौवे ने तो हमेशा हमारे जंगल को नुकसान ही पहुंचाया है। पक्षियों, अब जो चाहता है कि बादल कौवा हमारे जंगल का राजा बने, वो अपने अपने पर उठाए। बादल कौवे का नाम सुनकर चिड़िया के अलावा सारे पक्षी अपना अपना पर उठा लेते हैं। चिड़िया बहन, मैं हार गया और ये बादल कौवा इस जंगल का नया महाराज बन गया। तो पक्षियों, तय रहा कि हमारे जंगल का महाराज बादल कौवा है। फिर बादल कौवा महाराज बन जाता है और वो महल में आकर बैठ जाता है। अरे वाह वाह, कितने बरसों का सपना था मेरा कि मैं महाराज बनूंगा और आज मेरा सपना पूरा हो गया। चिड़िया बहन, ये क्या हो गया? मुझे तो पूरा विश्वास था कि जंगल के सभी पक्षी मुझे ही वोट देंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। सभी ने उस बादल कौवे को अपना महाराज बना लिया। बंटी भैया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है।
आप रुकिए, मैं सभी पक्षियों के पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर मानो चिड़िया पक्षियों के पास जाती है। चीकू भैया, मुझे एक बात बताइए कि जंगल के सभी पक्षियों और आपने उस बादल कप्पे को अपना महाराज क्यों बनाया है? इस कप्पे ने तो हमेशा हमारे जंगल का बुरा ही चाहा है, और तो और वो हमारे घरों से चोरी करता है और हम सब पक्षियों को कितना तंग करता है। फिर आप सब ने ऐसा क्यों किया? मानो बहन, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि हमने बादल कप्पे को क्यों अपना महाराज बनाया है? नहीं नहीं चीकू भैया, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। चिड़िया बहन, कप्पे ने सभी पक्षियों को भोजन दिया है और कहा है कि सब भोजन ले लें और इस भोजन के बदले में हम उसे वोट दें। इसीलिए हम सब पक्षियों ने भोजन की लालच में उसे ही वोट दिया है। तोते भैया, मुझे आप सब पक्षियों से ये उम्मीद नहीं थी। आप सब पक्षियों ने थोड़े से अनाज के लिए उस कव्वे को अपना महाराज बना लिया। आप सबको अंदाजा भी है कि वो कौवा कितना आलसी है। वो तो हमारे जंगल को बर्बाद करके रख देगा। मानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बस बहुत हो गया कबूतर भैया, मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। मैं और इस जंगल में नहीं रह सकती। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर मानो चिड़िया और बंटी कबूतर वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। बादल कौवा तो खूब मजे कर रहा होता है। उसे तो अपने जंगल की कोई भी परवाह नहीं थी। वो मजे मजे के भोजन खाता है। उसी जंगल के बाहर एक गुफा में एक भोला चील रहता था, जो एक बहुत खतरनाक शिकारी चील था। उस भोला चील को काफी दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। कितने दिनों से मैंने भोजन नहीं खाया, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, वरना मैं तो मर जाऊंगा ऐसे। हाँ, पास वाले जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते हैं, मैं वहीं हमला करता हूँ। और वैसे भी अब तो उस जंगल का महाराज एक कौवा है। फिर वो शिकारी चील उस जंगल पर हमला कर देता है। वो जंगल में आकर पक्षियों को मारकर खाने लगता है। जैसे ही उल्लू सैनिक ये सब देखता है तो वो बादल कौवे के पास जाता है। कौवे महाराज जी, वो जालिम चील तो जंगल के सभी पक्षियों को खा रहा है, आप कुछ कीजिए। अरे अरे उल्लू सैनिक, मैं क्या करूं? भला इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं ऐसा करता हूँ, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो चील तो मुझे भी मारकर खा जाएगी। फिर बादल कौवा चील की नजरों से बचकर उस जंगल से भाग जाता है। अरे तोते, ये बादल कौवा तो अपनी जान बचाकर भाग गया है, अब हमारा क्या होगा? अरे उल्लू सैनिक, ये हमने क्या कर दिया? हमने अपने लालच की वजह से उस कौवे को महाराज बनाया था। अब वो महाराज हमें छोड़कर चला गया है। हमारी लालच की सजा हमें मिल रही है। मानो बहन, तुम्हें तो पता है कि मेरा पति कितना झगड़ालू है। वो तो हर समय लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। चिंकी बहन, क्या वो आपके लिए दाना लाता है? हाँ, वो तो लाता है। अच्छा, जब वो घर आता है तो आप क्या करती हैं? मैं अपनी सहेलियों से मिलने गई होती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ तो वो लड़ना शुरू कर देता है। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? चिंकी बहन, तुम गलत कह रही हो, यही तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारा पति सारा दिन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए दाना लाता है, और जब वो थका हारा घर लौटता है तुम घर पर ना हो तो लड़ना ही है उसने। जब वो आए तो कम से कम 2-3 बातें ही कर लिया करो। हाँ मानो बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिंकी तोती चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है। बिजली कभी जो पास में बैठी ये सब सुन रही थी, वो बहुत गुस्से में आ जाती है। बिजली कभी चाहती थी कि जंगल के सभी पक्षी अपने मसले लेकर उसके पास आएं और वो उनके हल बताए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इन सब के लिए अकल की जरूरत है, जो उसके पास नहीं थी। तभी बिजली कभी अपनी सहेली उल्लू की पत्नी के पास जाती है। भौरी, तुम तो जानती हो कि वो चिड़िया कितनी चालाक है। हर समय कोई ना कोई चालाकी ही करती रहती है। जंगल के सभी पक्षियों को अपने पीछे लगा रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जंगल पर कब्जा कर लेगी। हमें कुछ करना होगा। हाँ बिजली, बुरी तो वो मुझे भी बहुत लगती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा
कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भूरी सहेली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत आसान है बिजली। हम मानो चिड़िया को सभी पक्षियों के सामने इतना बुरा बनाते हैं कि सभी पक्षी चिड़िया को जंगल से निकाल दें। अरे वाह भूरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन करना क्या होगा? बिजली, हमें मानो चिड़िया को सबके सामने चोर बनाना है। लेकिन कैसे? तुम ऐसा करो कि सभी पक्षियों के घर से 2-3 दिन दाना चुराओ। जब सभी पक्षी दाने चोरी की बात करेंगे तो हम चिड़िया को चोर बना देंगे। लेकिन कैसे भूरी? बिजली, तुम पहले ये काम करो, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। वो जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चुराती है, सिवाय मानो चिड़िया के। पक्षियों, आज फिर कोई मेरे घोंसले से दाना चुरा कर ले गया है। अरे क्या कह रही हो तुम बिजली? हमारे घर से भी 2-3 दिन से दाना चोरी हो रहा है। हाँ हाँ पक्षियों, मेरे घोंसले से भी। ऐसे वो सभी पक्षी बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उनके घरों से कौन दाना चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काम चिड़िया कर रही है। ये तुम क्या कह रही हो बिजली? चिड़िया ऐसा काम नहीं कर सकती, वो भूखी तो मर सकती है, लेकिन किसी का दाना नहीं चोरी कर सकती। अच्छा तोती, ये बताओ कि जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चोरी हो रहा है, तो फिर चिड़िया के घर से दाना क्यों नहीं चोरी हुआ? अगर हुआ होता तो बताती ना वो। बिजली बस करो, चिड़िया ऐसी नहीं है। फिर बिजली कभी वहाँ से अपनी सहेली भूरी के पास जाती है। भूरी, अब क्या करना है? बिजली, अब मैं ऐसा करती हूँ कि चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे बुलबुल के घोंसले में भेजती हूँ और उसे कहूँगी कि बुलबुल कह रही थी कि मेरे घोंसले से दाना लाकर मुझे पहाड़ों पर दे जाए। मैं भूखी हूँ और मेरा काम अभी बहुत ज्यादा रहता है। बिजली, तुम्हें पता ही है ना कि बुलबुल इस समय पहाड़ों पर जड़ी बूटियों की खोज में जाती है। जैसे ही चिड़िया बुलबुल के घोंसले में जाएगी तो तुम सभी पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाना। ऐसे वो मानो चिड़िया सबके सामने चोर बन जाएगी। ऐसा सोचकर भूरी वहाँ से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों पर गई थी, वहाँ बुलबुल जड़ी बूटियाँ ढूंढ रही थी। तुम्हें तो पता है कि मौसम के बदलने से जंगल के सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं। बुलबुल बता रही थी कि वो आज शाम तक वहीं काम करेगी। और हाँ, कह रही थी कि चिड़िया से कहना मेरे घोंसले में दाना पड़ा है, वो लेकर मेरे पास आ जाए, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जी जी भूरी बहन, मैं अभी जाती हूँ। बुलबुल भी तो हम सब के लिए ही काम करती है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से बुलबुल के घर भी चली जाती है। जैसे ही चिड़िया वहाँ जाती है तो बिजली का भी सभी पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? तोते भैया, मैं बुलबुल के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। बुलबुल बहन, क्या तुमने चिड़िया को दाना लाने के लिए कहा था? नहीं, भला मैं चिड़िया से क्यों कहूँगी? इसका मतलब है जंगल में सारी चोरियां चिड़िया तुम ही कर रही थी। नहीं तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ। बस करो चिड़िया, अगर आज हम अपनी आँखों से ना देखते तो शायद कभी विश्वास ना करते। हाँ चिड़िया, हमारे जंगल में किसी चोर के रहने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। अब तुम यहाँ से जाती हो कि तुम्हें धक्के देकर निकाले। मानो चिड़िया बिजली और भूरी की सारी साजिश समझ जाती है, लेकिन वो किसी भी पक्षी को सफाई नहीं देना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है। देखा पक्षियों, पक्की चोरनी है, अगर ना होती तो कोई ना कोई बात तो जरूर करती ना। मम्मा, हम कहाँ जा रही हैं? चलो मीना बेटी, अब हम इस जंगल में और नहीं रह सकती, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। फिर उस काली रात में मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर वो जंगल छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह तक वो दूसरे जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसे एक कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या हम इस जंगल में रह सकते हैं? नहीं चिड़िया बहन, तुम